Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn the chapter of class 12 physics that is ray optics. आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट एंड इमेज रहेगा हमारा टॉपिक। और बेसिकली आज मैं आपको ये बताऊंगी कि एक रियल ऑब्जेक्ट कैसा होता है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होता है, रियल इमेज कैसे बनाते हैं, वर्चुअल इमेज कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें हम लोग आज सीखेंगे। लेकिन इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको चाहती हूँ कि थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक बार रिवाइज करा दूँ, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो ध्यान से सुनना। हमने पढ़ा था कि भाई लाइट के रिफ्लेक्ट करने के अपने कुछ नियम कानून होते हैं, जिसमें हमने दो लॉज के बारे में बात करी थी। पहला जो लॉ था वो था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के भीतर सारे के सारे एंगल कहाँ से मेजर करते हैं? अपने नॉर्मल से मेजर करते हैं, बताया था आपको। तो नॉर्मल से जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही आपका नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, ये पहला लॉ था। सेकंड लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सब के सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे और एक पॉइंट पर मीट करते होंगे। उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मान लीजिए ये सरफेस है आपका और इस सरफेस पर आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है, जिस पर इंसिडेंट रे आकर के मिल रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे निकल रहा है और इसी पॉइंट पर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन डाल रखा है जो कि आपका नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये जो तीनों रेज हैं वो इस वाले प्लेन में है। ठीक है, और इस प्लेन से परपेंडिकुलर एक प्लेन है जिसमें सरफेस मौजूद है। सही बात है। तो हम लोगों ने ये सारी लॉ सीख लिए थे, मैंने एक बार रिवाइज करा दिया है बस छोटा सा आपको। अब देखो, मैं आपको ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैसे होते हैं रियल और वर्चुअल वाले, वो मैं आपको सिखाने से पहले एक पॉइंट है जो रिफ्लेक्शन में जो टॉपिक कवर किया था उसमें वो रह गया था, तो मैं जरा उसको ही बता देती हूँ। ध्यान से सुनना आप और उसको रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में जाकर के याद से लिख लेना। ठीक है, चलो। रिफ्लेक्शन के जो प्रोसेस हो रहे हैं इसमें हम चार पैरामीटर्स हैं, उनको हम थोड़ा सा उन पर बात करना चाहते हैं। वो कौन कौन से हैं पैरामीटर, कि आफ्टर रिफ्लेक्शन उनमें क्या चेंजेस आएंगी या चेंज होंगे भी या नहीं होंगे, इस पे बात करना चाहते हैं। तो अगर एक लाइट जो है वो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब कहीं पर रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो चुका है, तो चार पैरामीटर्स में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज को देखना है हम लोग को। देखना जरा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो चार मेरी पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पहला है वेवलेंथ, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है फ्रीक्वेंसी और चौथा है इंटेंसिटी। चल आओ समझना जरा। सबसे पहले बात शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी से। देखो, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो किसी लाइट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, आंतरिक गुण होता है, भीतरी गुण होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कि लाइट ओरिजिनेट कहां से हुआ है, उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है। फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करता, लाइट किस मीडियम को छोड़ा, किस मीडियम में चला गया, इस बात से फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। तो चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करता। इवन फ्रीक्वेंसी देख करके हम लोग लाइट का कलर भी डिसाइड कर सकते हैं, प्योर रेंज का होगा तो। समझ पा रहे हो बात को? तो मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के आगे लिख लेती हूँ कि रिफ्लेक्शन के बाद भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई होगी। अब यहाँ पर चेंज नहीं होने का जो बात है उसका कारण जानना बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि वो मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करता है। मीडियम सेम रह गया या लाइट मीडियम को छोड़ दिया, इस बात से उसका लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए यहाँ पर लिखा नॉट चेंज। कोई डाउट? चल सेकंड बात समझना जरा। दूसरी जो बात है वो ये है कि वेवलेंथ और वेलोसिटी वो बेसिकली मीडियम पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है। मतलब लाइट किस मीडियम में प्रोपागेट कर रहा है ये डिसाइड होगा, ये डिसाइड करेंगी कि लाइट का वेवलेंथ कैसा होगा या उसकी वेलोसिटी कैसी होगी। ठीक है, अब लाइट का स्पीड या वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ लोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी। लाइट का जो स्पीड है और जो वेवलेंथ है ये दोनों के दोनों चूंकि मीडियम पर डिपेंड करते हैं और रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, सेमी मीडियम में लाइट रिटर्न हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों भी चेंज नहीं होंगे। तो अगर देखा जाए तो नॉट चेंज ही यहाँ पर भी लिखना है, लेकिन नहीं चेंज होने का जो कारण है वो फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल डिफरेंट है। और ये बात आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी में मीडियम चेंज हो चाहे ना हो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि वेलोसिटी और वेवलेंथ को फर्क पड़ता है। यहां मीडियम चेंज नहीं हो रहा है इसलिए चेंज नहीं हुई। क्लियर है क्या? आ जाओ इंटेंसिटी की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देखो। जैसे मान लो कि ये सरफेस है तुम्हारा, ठीक है, ये प्लेन मिरर है और इसका नीचे वाला सरफेस है जो कि पॉलिश कर दिया गया है।
अब ये तुम्हारा यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुआ और यहां से ये मान लो कि इसका नॉर्मल था, ठीक है, और यहां से लाइट रिफ्लेक्ट भी हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो लाइट जो है तुमको देखने में एक कॉन्टिन्यूअस लाइन लगता है, पर होता नहीं है। लाइट एक्चुअली डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, टूटे हुए फॉर्म में होता है। लाइट यहां पर इस तरीके से फोटोन पार्टिकल से जुड़ जुड़ के बना है, समझ रहे हो? ये सारे फोटोन पार्टिकल एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यहाँ पर गिर रहे हैं, इसलिए देखने में एक तरह से एक लाइन लगता है, लेकिन ये होता नहीं है एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। लाइट इस तरह से डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। अब मैं तुमको ये बात क्यों बता रही हूँ यहाँ पर, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो एक एक मैंने गोला बनाया इसको फोटोन कहते हैं। ये एनर्जी पैकेट होता है, इसमें एनर्जी भर भर के आता है यहाँ पर। अब मान लो ये तुम्हारा ओरिजिन है जहां से लाइट निकल रहा है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ ओरिजिन है जहां से लाइट बाहर आ रहा है, और लाइट यहां से निकल रहा है, और मान लो यहां से निकलते वक्त 100 फोटोन्स निकल गई थी, इस जगह से 100 फोटोन्स निकली थी, तो क्या 100 के 100 फोटोन्स इस सरफेस पर आकर के स्ट्राइक की होंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब भाई एनर्जी के पैकेट हैं ये, बीच में कहीं इधर उधर डेविएट हो जाते हैं बहुत सारे, तो ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा ओरिजिन से निकला हुआ जो 100 फोटोन्स है वो सब सरफेस पर नहीं आता। अब मान लो 100 फोटोन्स को आना था तो उसमें से 90 फोटोन्स ही आई, 10 फोटोन इधर उधर हो गई, डेविएट कर गई अपने पाथ से, 90 फोटोन सरफेस तक पहुंची हैं। अब सरफेस पर पहुंचने के बाद याद करो, एक चीज और बताई थी मैंने तुमसे, कहा था कि सरफेस पर आने वाली लाइट, सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है, ज्यादातर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, लेकिन सारी नहीं होती। कुछ कुछ लाइट जो है मीडियम को छोड़ करके अगले मीडियम में मूव कर जाती है। तो यहाँ पर मान लो 90 फोटोन से सरफेस पर पहुंची, जिसमें से फिर से 10 फोटोन जो है वो सरफेस को क्रॉस कर गई, मीडियम को छोड़ दिया उन्होंने, और सिर्फ अब 80 फोटोन ही यहां से बाउंस बैक हुई है, रिफ्लेक्ट बैक हुई है। ये सब क्यों बता रही हूं मैं, इस बात को समझना। इंटेंसिटी जो होता है वो फोटोन्स के नंबर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक पर्टिकुलर एरिया में, यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स गिरे हैं, ये एक्चुअली डिसाइड करता है कि इंटेंसिटी कैसी होगी। जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स गिरेंगे उतनी अच्छी इंटेंसिटी होगी, और जितने कम नंबर ऑफ फोटोन्स गिरेंगे उतनी इंटेंसिटी खराब होगी। अब यहां पर समझना, तुम्हारे फोटोन्स की संख्या जो सरफेस पर स्ट्राइक की है वो 90 है, और यहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर के जो नंबर ऑफ फोटोन्स गई वो 80 है। तो यहाँ का जो इंटेंसिटी होगा वो 90 फोटोन्स की वजह से बना होगा जो सरफेस पर स्ट्राइक की होंगी, और जो सरफेस को छोड़ करके वापस से रिफ्लेक्ट बैक हुई होंगी उसका इंटेंसिटी 80 फोटोन से बना होगा। तो अब इंटेंसिटी बाद में रिफ्लेक्शन के बाद इंटेंसिटी घट गया या बढ़ गया, या कुछ भी चेंज नहीं हुआ? श्योरली घट गया, क्योंकि 80 फोटोन से है वहां पर केवल। तो रिफ्लेक्शन के बाद इंटेंसिटी जो होती है बेटा वो डिक्रीज कर जाती है। तो यही बात आपको मैं बताना चाहती थी, जो कि शायद मैंने आपको समझा दिया है। कोई दिक्कत क्या? चलो इसको याद से रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में नोट कर लेना। टॉपिक शुरू करें, आओ देखो। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। अब समझना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो टॉपिक है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आपको मतलब दो कैटेगरीज में नजर आएंगी। एक कैटेगरी है रियल, सुने होगे जानते हो, और दूसरी कैटेगरी है वर्चुअल। मतलब रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, रियल इमेजेस होती हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं, वर्चुअल इमेज होते हैं। और इधर एक और कैटेगरी, देखना ये इमेज की कैटेगरी बना रही हूं मैं, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऐसे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी, ठीक है। क्या क्या? पहला पॉइंट और दूसरा लाइन, ठीक है, लाइन और एक्सटेंडेड, सही है। लाइन ऑब्जेक्ट, लाइन इमेज, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड इमेज, ठीक है, मतलब वो सेम ही चीज हो गया। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज एक्सटेंडेड ही होगा, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट ही होगा। तो इस तरह से कैटेगरी बन गई। तो ये आपका दो कैटेगरी नजर आता है। अब पहले ऑब्जेक्ट समझते हैं, आ जाओ देखो। तो पहला हेडिंग लगा लो तुम, ऑब्जेक्ट का। अब एकदम सिंपल सा डेफिनेशन बताती हूं मैं ऑब्जेक्ट का, क्योंकि तुमसे पेपर में, 12th के पेपर में कहीं पर भी इस तरह का सवाल नहीं आएगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। इवन 10th में भी नहीं आता, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो तुम वो डेफिनेशन बनाओ जिससे तुमको समझ में आ जाए एक बार में कोई भी बात, है ना। तो मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन बनाती हूँ, ध्यान से सुनना। डेफिनेशन बना सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट का।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। सही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, एक ऐसा पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रेज मिलती हो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कह लेंगे, उसी पॉइंट को ऑब्जेक्ट कह लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दो फोटो बनाती हूँ, ध्यान से सुनो। पहले मान लो मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जहां से ऐसे कुछ रेज निकल रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर रेज मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ भी एक पॉइंट है जिस पर रेज जो है वो क्या कर रही है, बेसिकली मिल रही है। समझ रहे हो, जिस पॉइंट से रेज निकल रही हैं, फैलती हुई नजर आ रही हैं, उस तरह के रेज को डाइवर्जिंग रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग रेज। और जिस पॉइंट पर रेज आकर के मिल रही हैं उस तरह के रेज को कन्वर्जिंग रेज कहते हैं, कन्वर्जिंग रेज कहते हैं। ठीक है, अब डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग आप क्यों समझा रही है, मैं बिल्कुल बताती हूँ क्यों समझा रही हूँ। सबसे पहले तो ये दो वर्ड याद कर लो, बहुत काम के हैं। ठीक है, जहां पर रेज निकलती हैं, फैलती हैं, उसको आप डाइवर्जिंग कहते हो। जहां रेज मिलती हैं किसी पॉइंट पर, उस तरह के रेज को कन्वर्जिंग कहते हो। ये बात याद हो गई। अब आ जाओ जरा देखना, जिस पॉइंट से रेज निकल रही है, ठीक है, ये आपका देखो समझो, मान लो यहाँ पे सामने से ऐसे आपने एक मिरर रख दिया, आपने सामने से क्या कर दिया, यहाँ पे एक मिरर रख दिया, तो ये रेज चली जाएंगी कहां पर, मिरर के ऊपर, जाके मिरर से टकरा जाएंगी। ठीक है, ये जाकर के क्या करेंगी, मिरर से टकरा जाएंगी, और मिरर से टकराने के बाद बेसिकली यहां से क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा इनका, रिफ्लेक्शन में दिखाती हूँ करा करके देखना। जिस पॉइंट पर ये टकराई हैं उस पॉइंट पर सबसे पहले क्या खींचना होता है, क्या बताया था, जिस भी पॉइंट पर देखो इंसिडेंट रे हैं, ये जाकर के मिरर पे गिर रही हैं, तो रेस कैसी हैं, इंसिडेंट रे हैं। और इंसिडेंट रे जहां पर गिरती है उस पॉइंट पर आप क्या करते हो, नॉर्मल डाल देते हो। तो इस पॉइंट पर आपको नॉर्मल, इस पॉइंट से होते हुए एक नॉर्मल डाल देना था, डाल दिया। जैसे ही मैंने इस पॉइंट से होते हुए एक नॉर्मल डाला, मुझे यहां पर एंगल नजर आने लगा है, देख लो, एंगल आई मैंने लिख दिया उसको। और जब एंगल आई नजर आने लगा है तो बताना जरा, यहां से इतना ही एंगल मेजर करके ऊपर से रेज निकाल दूं क्या मैं, रेज निकाल दूं क्या मैं। ठीक है, और इधर मैं देखो यहाँ पे फिर से वही चीज, पहले मैं इसको इस तरीके से नॉर्मल डाल दिया मैंने, और मुझे यहाँ फिर से एक एंगल आई डैश नजर आने लगा है, तो उतना ही एंगल मेजर करके और मैं यहां से एक रेज निकाल दूं क्या, रिफ्लेक्शन करा दूं क्या, रिफ्लेक्ट बैक करा दूं। अब देख सकते हो तो यहां पर जिस पॉइंट से रेज निकली हैं और जाके मिरर से टकराई हैं वो इंसिडेंट रेज हो गई। और मैंने लिखा है यहाँ पर कि जहां भी इंसिडेंट रेज मिलती हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है इंसिडेंट रे का, उसी पॉइंट को आप क्या कह लेते हैं, बताओ, ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं अपने, ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, जब रेज एक्चुअली यहां से निकले, देखो मतलब ये रेज जो है इस पॉइंट से एक्चुअली यहां पर, इस पॉइंट पर एक्चुअली मिली हुई हैं और यहां से निकलती हुई नजर आ रही हैं, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है ये, रियल ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज देखो यहीं पर, और इमेज का भी डेफिनेशन देख लो जरा, इमेज का भी डेफिनेशन देख लो। आओ यहीं पर इमेज भी देख लेते हैं, मैं ऊपर में यहाँ इमेज का डेफिनेशन लिख देती हूँ, आओ इमेज भी हो जाएगा साथ में। ठीक है, जैसे इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, वैसे ही रिफ्लेक्टेड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिलती हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं,
इमेज कह लेते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, ठीक है, सिंपल सा क्यूट सा डेफिनेशन है, तुरंत याद हो जाएगा। इंसिडेंट रे जहां मिलती है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है उसको इमेज कहते हैं। अब इंसिडेंट रे यहाँ पर मिली, ठीक है, यहाँ पर मिल रही है इंसिडेंट रे और यहाँ से फैलती भी नजर आ रही है, तो तुम देख सकते हो ये इंसिडेंट रे जहां पर मिल रही है उसको मैंने, उस पॉइंट को मैंने ऑब्जेक्ट कह लिया। और चूंकि एक्चुअली यहाँ से रेज मिल रही है, यहाँ पर एक्चुअली रेज मिलती हुई नजर आ रही है, तो इसलिए यहाँ से रेज एक्चुअली मिली हुई ना, यहीं से निकल के जा रही है, तो एक्चुअली यहाँ पर मीट कर रही है, तो इसलिए मैंने इसको रियल ऑब्जेक्ट कह लिया। सही है। अब देखो इस रियल ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बनाते हैं। आओ बनाया जाए इमेज, शुरू करें। ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, मालूम है ये बात। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिलेंगी उस पॉइंट को इमेज कहा जाता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्या लगता है इधर कहीं मिलेंगी क्या? चांस ही नहीं है, तो फैलती चली जाएंगी, है ना। तो उस केस में इनको कहाँ मिलाना चाहिए हम लोग को? कहीं पीछे। आओ पीछे मिला लेते हैं, पीछे मिला लेते हैं। और ये देखो मिल गई इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर क्या हो गई? मिल गई। और ये जो पॉइंट है सबसे पहले तो ये क्या है भाई? इमेज है। सबसे पहले इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप? ऑब्जेक्ट या इमेज? तो इमेज कहोगे क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। और एक्चुअली यहां पर मीट कर रहा है या अपीयर टू, मतलब समझो अपीयर्स टू मीट है या एक्चुअली मीट है? एक्चुअली यहाँ पर जो रेज है वो मिली हैं या फिर सिर्फ आपको लग रहा है कि मिली होंगी, ठीक है, क्योंकि भाई रेज तो यहाँ पर है, ये तो रेज तो यहीं पे ब्लॉक हो गई ना मिरर की, वैसे तो आगे निकल गई, तो आपने तो सिर्फ अज्यूम किया है कि पीछे शायद ये रेज कहीं मिली होंगी, है ना। तो उस केस में ये जो इमेज है ये कैसा होगा? वर्चुअल इमेज। क्लियर है क्या? समझ आई बात? तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसका वर्चुअल इमेज हो गया, ठीक है। आ जाओ अब इस केस में जरा सा आते हैं, देखना ये कन्वर्जिंग रेज है। इस कन्वर्जिंग रेज ये रेज मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बीच में यहाँ पर एक मिरर डाल देती हूँ, ठीक है, बीच में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? एक मिरर डाल दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पर मिरर डालूंगी, तुम बताओ सोचकर, अब क्या इस पॉइंट पर ये मिल पाएंगी? क्या अभी इस पॉइंट पर मिल पाएंगी? नहीं, इस पॉइंट पर अब ये मिल नहीं पाएंगी, ठीक है, क्योंकि बीच में तो मिरर डाल दिया मैंने, ब्लॉक हो गया, ये रेस जा ही नहीं पाएंगी, ठीक है। अब बताओ जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनाया है मिरर पे, मतलब जहां पे मिरर के ऊपर जाकर के गिरी है रेस, ठीक है, उस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे रिफ्लेक्ट। भाई मिरर पर लाइट गिरा है तो रिफ्लेक्ट होगा ना मिरर से। तो सबसे पहले क्या खींचना चाहिए बताओ फटाफट जल्दी से। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर एक नॉर्मल डाल देंगे। डाल दिया हमने नॉर्मल, ऐसा ही एक नॉर्मल नीचे भी डाल देंगे, नॉर्मल डाल दिया हमने, ठीक है। अब नॉर्मल डालते ही मुझे एक एंगल नजर आने लगा है, और ये देखो मैंने इसको एंगल आई लिख लिया। इधर भी मुझे एंगल दिख रहा है, इसको मैंने एंगल आई डैश कर लिया, ठीक है। और अब जितना एंगल ऊपर मैंने मेजर किया है उतने ही एंगल से यहां से मैं लाइट क्या कर दूंगी? रिफ्लेक्ट बैक करा दूंगी। यहां से भी लाइट में क्या करूंगी? रिफ्लेक्ट बैक करा दूंगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट बैक करा दिया मैंने। और रिफ्लेक्ट बैक कराने पर ध्यान से देखो, ये जो आपका जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई हैं, देखो ये इंसिडेंट रे हैं, ये इंसिडेंट रे हैं और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, और ये मीट हो गया इनका, ठीक है, ये मिल गई है यहाँ पर। तो ये जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिली हैं, तुम बताओ पहले तो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलती हैं उसको क्या बोलते हो आप? इमेज कहते हो, सही बात है। और अगर इमेज बना है तो पक्का यहाँ ऑब्जेक्ट रहा होगा। अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ है? आओ ढूंढते हैं उस ऑब्जेक्ट को। तो हमने मान लिया, समझो क्या होता है ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन, कि भाई इंसिडेंट रे जहां पे इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। इंसिडेंट रे कौन सी हैं? ये दोनों इंसिडेंट रे हैं। इधर तो मिलने से न रही हैं, तो पक्का मिरर के पीछे कहीं मिली होंगी। हम ऐसा मानेंगे कि मिरर के पीछे कहीं मिली होंगी। और आओ जो माना है वो कर लिया है, तो आओ जो माने हैं उसको करके दिखाते हैं। और ये देखो पीछे यहाँ पर आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो कि एक माना हुआ चीज है। मिरर के पीछे रेज मिल नहीं सकती है क्योंकि मिरर यहाँ बीच में ब्लॉक कर देता है रेज को। तो हमने माना कि पीछे कहीं पर मिली होंगी,
और जहां पर मिली होंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का मिलने वाला पॉइंट है, इसलिए उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया भाई, ऑब्जेक्ट कह दिया है। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर कौन एक्चुअल अपीयर टू मीट है, कौन एक्चुअली मीट है, तुम बताओ। इमेज के लिए जो रेज है वो एक्चुअली मिल रही है यहाँ पर, ठीक है भाई, रेज है एक्चुअली वहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, तो ये कैसा इमेज होगा, श्योरली ये रियल इमेज होगा, सही है। और ऑब्जेक्ट के केस में जो इंसिडेंट रहे हैं वो क्या एक्चुअली वहां पर मिल रही है, या अपीयर्स टू मीट है, श्योरली अपीयर्स टू मीट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा ऑब्जेक्ट है भाई, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत? वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। और इससे एक और बात तुमको समझ में आ गई कि प्लेन मिरर के अंदर, ये कौन सा मिरर है यहाँ पर, जो दोनों मिरर यूज किया गया है, बता सकते हो? ये दोनों मिरर जो है, जो यहाँ पर तुमने यूज करा है, ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। तो यहां से एक पॉइंट भी याद रख लेना, क्या, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि प्लेन मिरर जो होता है वो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। इस बात को लिख देती हूं मैं कि प्लेन मिरर फॉर्म रियल इमेज ऑफ virtual object and virtual image of real object, रियल ऑब्जेक्ट, सही है। प्लेन मिरर जो होती हैं वो किसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाती हैं और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाती हैं, जो कि तुम्हारे सामने यहाँ पर मैंने बना करके दिखा दिया है। कोई डाउट नहीं है? चलो, तो आई थिंक तुम्हारा यहाँ पे 2-3 टर्म क्लियर हो गया होगा। एक तो पहले रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ये सारे टर्म समझ में आ गए, ठीक है। इसको मैं स्फेरिकल मिरर में भी करके दिखाती हूँ, लेकिन पहले इस चीज को देख लो। और पॉइंट ऑब्जेक्ट भी तुमको नजर आने लगा होगा, ठीक है। अब रियल ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है भाई, ये वाला केस आपको आसपास कहीं दिखता है? हाँ दिखता है। हम लोग जो है जब मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हम लोग कैसे हैं, रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमें छू सकते हो ना, तो हम रियल ऑब्जेक्ट है हम लोग। और रियल ऑब्जेक्ट का हमारा जो इमेज बनता है मिरर के अंदर वो वर्चुअल इमेज होता है। समझ में आ रहा है? अब वर्चुअल इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है कि वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा मिरर के पीछे बनता है, देख सकते हो, बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। दूसरा कि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये सीधा होता है, इरेक्ट होता है नेचर में, ठीक है। तो आपका जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है नेचर में, सीधे होते हैं ना, आपका चेहरा तो ऊपर ही नजर आता है, तो इरेक्ट बनता है। तो इस बात को भी लिख देती हूँ मैं, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी होती है वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस कहाँ पे होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस तुमको दिखेगा इन्हीं जब इस चैप्टर को हम लोग और आगे पढ़ लेंगे, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर हम लोग पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस पढ़ेंगे या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे, तो वहां मैं तुमको दिखाऊंगी, ठीक है। अब देखो स्फेरिकल मिरर ले लेती हूं मैं, ये देखो कैसा मिरर ले लिया, स्फेरिकल मिरर ले लिया है मैंने, ठीक है। स्फेरिकल मिरर है और यहां से फिर से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही रखती हूं मैं, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यहां से ये रेज यहां तक गई और ये देखो रेज यहां तक गई, सही है। ऐसा रेज जो निकलती है उस रेज को क्या कहते हैं, पहले तो डाइवर्जिंग रेज। और इसके बीच में पहले प्लेन मिरर आया था, अब कैसा मिरर आ गया है, स्फेरिकल मिरर आ चुका है। और ये स्फेरिकल मिरर है जब बीच में आया है, तो अब देखो यहाँ पर ये टकरा गई और टकराने के बाद ये रेज आगे तो बढ़ेंगी नहीं, तो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होंगी। और रिफ्लेक्ट बैक होने के लिए वंस अगेन क्या करना पड़ेगा, पहले नॉर्मल खींचना है, बिल्कुल। तो आओ जरा नॉर्मल डालते हैं। तो अब बताओ जरा नॉर्मल कैसे डालना सिखाया था किसी कर्व सरफेस के ऊपर, कहा था कि जब भी नॉर्मल डालना हो तो जिस भी जगह पर लाइट जो है वो इंसिडेंट किया है उस पॉइंट से उस स्फेरिकल मिरर का, जो भी आपका यहाँ पे स्फेरिकल मिरर आपने लिया है, पहले उसका इमेजिनरी सरफेस वहां पे ड्रॉ कर लो, फिर उसका आप सेंटर पता कर लो और सेंटर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिला दो, वही आपका नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। तो आओ चेक करो जरा, ये आपका इधर ही कहीं इसका इमेजिनरी सरफेस बनेगा, तो इसका सेंटर कहीं इधर ही लाई करता होगा, है ना। तो मतलब समझाने की कोशिश करूं तो देखो मैंने माना है कि कहीं ये सेंटर है,
ठीक है, ये इस सर्कल का जो है, मतलब सॉरी सर्कल नहीं, स्फीयर का जो है वो सेंटर रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आओ बताओ, ये लो, इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक का को मिला दो, और ये आपका किसकी तरह एक्ट करेगा, नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। सही है, वैसे ही यहां पर भी मिला लो, आओ देखो, और ये भी आपका किसकी तरह एक्ट करेगा, नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। और जैसे ही आपका ये नॉर्मल की तरह एक्ट करना शुरू हुआ, तो अब बताओ, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और यहां से आपका जो रे है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, यहां से रे आपका जो है, ठीक है ना। चलो, तो ये देखो जरा, देखो यहां पर ये देखो मिल रहा है दोनों, है ना, और यहाँ देखो ये भी। अब बताओ जरा, ये इंसिडेंट रे है, ये वाली इंसिडेंट रे है आपकी, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जगह नहीं इसलिए लिख नहीं पाऊंगी। ये इंसिडेंट रे ये दोनों, और ये इंसिडेंट रे यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये आपका जो चीज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। सही है, और ये जो चीज है वो क्या है, इमेज। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। इमेज कैसा है, ये भी रियल इमेज है। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे रियल इमेज बना हुआ है। प्लेन मिरर के लिए वो चीज होता है ना, उसको हर जगह के लिए लेना है। वो प्लेन मिरर की कहानी है कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। ये आपका जो मिरर है वो कॉन्केव मिरर है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। इसका रियल ऑब्जेक्ट और ये रियल इमेज बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली मीट है, तो आपको समझ में भी आ रहा है ना। अब ये आपका यहाँ पर बन चुका है, समझ में आ रहा हो कैसे कर्व सरफेस पर बनता है। आओ इस चीज को थोड़ा सा एक और कर्व सरफेस लेते हैं और तुमको दिखाते हैं, देखना जरा। ये देखो, एक कर्व सरफेस और ले लिया अलग तरह का, जिसमें जो अंदर वाला पोर्शन है वो आपका पॉलिश्ड है। अब देखो इस पर, मान लो कि ये मेरा फिर से ऑब्जेक्ट पड़ा है। ऑब्जेक्ट पड़ा है, कैसे बात पता चलेगा, यहां से ये रेज निकली। एक इमेज को बनाने के लिए कम से कम 2 रेज तो जानी चाहिए। तो ये देखो, यहां से रेज निकली, और सिर्फ रेज यहां से नहीं निकली, रेज यहां से भी निकली। ठीक है, रेज यहां से भी निकली, देख रहे हो। अब समझना, जो रेज यहां पहुंची है, यहां, अब ये आगे तो नहीं बढ़ेगी, मिरर ब्लॉक कर चुका है इसको, तो सबसे पहले क्या खींचेगी, नॉर्मल। अब नॉर्मल खींचोगे तो बताना जरा, इस स्फेरिकल जो ये जो पार्ट यहाँ बना हुआ है मिरर का, इसका स्फेरिकल सरफेस इधर ड्रॉ किया जाएगा, और इसका सेंटर कहीं यहाँ लाई करता होगा, है ना। तो मैं अगर मान लूं ऐसा कि ये कहीं इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका कहीं सेंटर है, तो सेंटर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को क्या करना होगा, मिलाना पड़ेगा। तो आप मिला देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ मिला दिया। तो अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, नॉर्मल की तरह। और यहाँ पर आपका ये जो है इंसिडेंट रे है, और ये देखो एंगल आई हो गया है। अब यहाँ से इतना ही एंगल नाप करके तुमको क्या करना होगा, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे निकाल देना। तो निकल गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे निकल गया, ऐसा कुछ रिफ्लेक्टेड रे निकल गया। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्टेड रे यहां पर निकल गया, यहां करो जरा, ये देखो लाइट ऐसे गया, इस मिरर पर ऐसे ब्लॉक कर गया, मिरर ने ब्लॉक कर दिया इंसिडेंट रे को, अभी आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और इस पर नॉर्मल डालना है। तो बताओ नॉर्मल कैसा होगा, बिल्कुल सीधा, इसी पर ऑलरेडी नॉर्मल डाला हुआ है, ये देखो ये वाला लाइन नॉर्मल ही है इसका। तो मतलब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। और जब ये एंगल 0 डिग्री बना रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री अगर वो बनाएगा तो इसी लाइन पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। क्या, इसी लाइन पर क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। सही है। अब यहां पर समझना, ये इंसिडेंट रे था, ये भी इंसिडेंट रे था, इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, और इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पर है। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड रेस को मिला दो,
तो ये इधर तो नहीं मिल सकती, इस हिस्से में तो नहीं मिलेंगी, इधर जा रही है इधर जा रही है, तो मिलने से तो रहा नहीं, मतलब पीछे मिलेंगी, मिरर के पीछे मिलेंगी। तो आओ जरा मिरर के पीछे मिलाते हैं, मिरर के पीछे इनको मिला लेते हैं, और ये देखो यहाँ पर कहीं मिल गई, ठीक है, कहीं यहाँ पर मिल गई। और जहां पर मिली हैं, फिर से बताना, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे, देखो ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये जहां पर मिली हैं उस पॉइंट को क्या कहना चाहिए हमको, इमेज। और ये इंसिडेंट रहे, ये भी इंसिडेंट रहे, ये जिस पॉइंट पर मिली हो उसको हमें क्या कहना चाहिए, ऑब्जेक्ट। सही है, क्या बोलेंगे उसको, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट जो है वहां से रेज एक्चुअली निकल रही है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। यहां पर जो रेज है वो एक्चुअली मीट हो रही है या अपीयर्स टू मीट है, तो अपीयर्स टू मीट है, तो ये तुम्हारा इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया। सही है, तो तुमने देखा रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बनता है और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बनता है। ठीक है, जो कि कर्व जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है उसमें पॉसिबल है, प्लेन मिरर में तो ऐसा नहीं होता, बता चुके हैं उसमें क्या होता है। तो ये आपकी कहानी हो गई। फिर से इसमें आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्लियर किया, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये सब आपने देख लिया है। अब एक लास्ट चीज पढ़ लेते हैं, लाइन और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का क्या स्टोरी है भाई। तो ये देखो, सबसे पहले तो ये मिरर हो गया आपका, ये आपका मिरर हो गया, लो मिरर बना लिया मैंने। ठीक है, अब इस मिरर के सामने मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, देख लो ये ऑब्जेक्ट रख दिया है। ठीक है, अब एक बात समझना, जो एक लाइन ऑब्जेक्ट होता है या जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का ही कलेक्शन होता है। क्या बोला मैंने, इस लाइन ऑब्जेक्ट में एक्चुअली ढेर सारी पॉइंट ऑब्जेक्ट आकर के एक पे एक इस तरीके से अरेंज हो गई हैं, इसलिए ये इसको क्या बोला जा रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह पे लाइन ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है। यही है ना भाई, मान लो ऐसा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो एक्चुअली इसमें बहुत सारी इस तरह की क्या हो गई है, ये आपका एक लाइन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी इस तरह से क्या है, आपकी जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो मिली हुई है तब जाकर के बना है। तो लाइन ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कोई नया टर्म नहीं होता, पॉइंट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही लाइन ऑब्जेक्ट कह लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, ये तो तुमको समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, ये मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट। अब यहां से रेज निकल रही है, तो देखना जरा, यहां से एक रे कुछ ऐसे निकली और एक रे यहां से ऐसे कुछ निकली। ठीक है, समझना, जैसे मेरा अगर इमेज बनाना है मिरर के अंदर, तो मेरे टॉप से लेके बॉटम तक के हर एक पॉइंट से, हर एक पॉइंट से कम दो रेज निकलनी चाहिए, यहां से दो रे, 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 हर पॉइंट से दो रेज निकलनी चाहिए, तब जाके उसका इमेज मिरर में बनेगा। जिस भी पॉइंट से दो इंसिडेंट रे नहीं निकली कम से कम, तो उस वाले पार्ट का इमेज नहीं बनने वाला है। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने। अब ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो हर एक पॉइंट से दो रेस निकलनी चाहिए। देखो टॉप वाले पॉइंट से हमने निकाल लिया दो रेस, अब नीचे वाले पॉइंट से देखो हम लोग फिर से निकाल रहे हैं। और ये देखो आपका नीचे वाले पॉइंट से भी हमने दो रेस निकाल लिया है, और दोनों रेस जाकर के मिरर से टकरा गई हैं। अब यहाँ पे मिरर से जैसे ही ये टकराएंगी, तो अब यहाँ पर क्या करेगा मिरर, रिफ्लेक्शन कराएगा इनका। तो आओ, पहला रे तुम्हारा ये था, इस रे का जो नॉर्मल है, इसके लिए जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उस पर नॉर्मल जब ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल तो यही सीधा लाइन रहेगा, है ना। तो मतलब अल्टीमेटली ये तो आपका जो है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपको समझ में आ गया है कि वो 0 डिग्री है। और अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री होगा तो लाइट मतलब क्या करेगी, अगर यही नॉर्मल है और इसे 0 डिग्री नापना है, मतलब इसी लाइन पर रिफ्लेक्टेड रे भी हो जाएगा, मतलब सेम लाइन पर इंसिडेंट रे भी है, नॉर्मल भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है। ठीक है, दूसरा इंसिडेंट रे ऊपर नजर आ रहा है, उस इंसिडेंट रे के लिए तुमको क्या खींचना पड़ेगा, नॉर्मल खींच लो। आओ जरा, तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तुमने नॉर्मल खींच लिया, तो प्रॉब्लम क्या। और जैसे ही मैंने नॉर्मल खींचा तो मुझे यहाँ पर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस नजर आने लगा है।
एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, इतना ही एंगल मेजर करके और हम लोग यहाँ पर देखो जरा लाइट को रिफ्लेक्ट करा देंगे। लाइट को रिफ्लेक्ट करा देंगे, समझ रहे हो? सीधा लाइन नहीं है यार। ठीक है, लाइट को क्या किया हमने, रिफ्लेक्ट करा दिया। अब देखो ये आपका हो चुका है, नीचे वाले में यही कहानी होगा भाई। यहाँ पर इंसिडेंट रे 0 डिग्री एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 0 डिग्री एंगल बनाएगा, तो इसी पर लौट जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। इस वाले के लिए फिर से वही काम करना होगा आपको, नॉर्मल ड्रॉ करना है। आओ नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद यहां से हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस नजर आने लगा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको दिखने लगा। अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गया। सही है। अब देखो क्या पढ़ा तुमने डेफिनेशन में, कि जहां भी इंसिडेंट रे मिलता है वो पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो ये देखो, ये इंसिडेंट रे हैं, ये इंसिडेंट रे हैं, ये इंसिडेंट रे हैं और ये इंसिडेंट रे हैं, जिसमें ये दोनों इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर मिल रहा है और ये दोनों इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर मिल रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, जहां पर आपकी इंसिडेंट रेज मिलती है। अब चलो उधर, तुमने पढ़ा था इमेज का डेफिनेशन, कि जहां पे आपकी रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हो वो पॉइंट आपका इमेज होता है। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये भी आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब ये इधर से तो मिलने से ना रही, पक्का पीछे ही मिलेंगी। तो आओ जरा पीछे मिला लेते हैं हम लोग, यहाँ पर पीछे मिलाएंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर, और बिल्कुल वैसे ही इस तरफ भी। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर भी। और ऐसा करने से हमारा यहाँ पर एक थोड़ा सा लाइन जो है तुम स्केल से करना, एकदम सही आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो है इस पॉइंट पर ये आपकी इंसिडेंट रे मिल गई। और ये देखो इस पॉइंट से इंसिडेंट रे जो निकली थी उसका रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर था, तो ये मिल गई। इस पॉइंट से जो इंसिडेंट रे निकली उसका रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर मिला है, तो ये भी हो गया। मतलब ये जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा था वैसे ही यहाँ पर भी खड़ा रह गया है। ठीक है, 2-3 बातें। पहली बात कि इसका मतलब है कि ये देखो जरा, ये जो इमेज बना है यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेस के मिलने से जो इमेज बना है, रिफ्लेक्टेड रेस के मिलने से जो इमेज बना है, ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बना है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए बना है तो वर्चुअल इमेज है। और कैसा इमेज है ये इमेज जो है वो आपका हो जाएगा किस तरीके का, इरेक्ट, मतलब सीधा, जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे ही इमेज। तो वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी होती है कि वर्चुअल इमेज जो होते हैं वो इरेक्ट होते हैं नेचर में, जबकि रियल ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, पलटे हुए होते हैं, उल्टा रहते हैं। तो ये वर्चुअल है और कैसा इमेज है, इरेक्ट इमेज है। ठीक है, हमारा भी केस यही होता है। हमारे घर में जो मिरर है, बाथरूम में जो मिरर है वो मोस्टली प्लेन मिरर होता है। और ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने ये जो ऑब्जेक्ट खड़ा है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। हमारा बॉडी भी इतना बड़ा है तो हम भी कैसे ऑब्जेक्ट हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैं। और हम रियल ऑब्जेक्ट भी हैं, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट तो है ही, साथ में एक्सटेंडेड एंड रियल ऑब्जेक्ट है। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। सही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। अब ये एक्सटेंडेड एंड रियल ऑब्जेक्ट की तरह हम एक्ट करते हैं, और हमारा जो इमेज बनता है मिरर के अंदर वो ऐसा ही सीधा बनता है, हमारा सर तो नीचे नहीं हो जाता, तो वर्चुअल ही बनता है इमेज। और वर्चुअल कह रही हूँ, इरेक्ट ही बनता है हमारा इमेज, और वर्चुअल है क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनता है।
और आपको भी जस्ट पढ़ाया कि रियल ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है प्लेन मिरर के केस में। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज। कोई दिक्कत क्या? तो ये आपका एक्सटेंडेड का केस हो गया। एक आखिरी बात सुन लो, उसके बाद छोड़ देते हैं तुमको हम। देखना जरा, प्लेन मिरर का एक खास गुण होता है, तुमने पढ़ा होगा शायद इस बात को, ठीक है क्या? कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहता है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहता है उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनता है। समझ में आ रहा है? तो अगर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का दूरी d है तो यहाँ पर मिरर और इमेज के बीच का दूरी भी कितना होगा? d ही होगा। ठीक है, ये भी एक रूल होता है कि मिरर के जितना सामने ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही पीछे उसका इमेज बनेगा। तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होती है मिरर से, ऑब्जेक्ट और इमेज की। तो ये आपका एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की स्टोरी हो गई, जो कि आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। ये सारा कुछ जो चीज मैंने बताया है आज, उसको उठा करके कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है? अच्छे से समझ लेना, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। एंड देन हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मिरर को थोड़ा सा भी और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, मतलब स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर में कुछ बातें रह गई हैं और कुछ फॉर्मूले हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।